एपिसोड 6। खुराना मेंशन किचन। निहाल ने मशरूम की सब्जी इतना ज़्यादा टेस्टी बनाया था कि उसकी सुगंध की वजह से रूहानी से रहा नहीं गया और उसने डिसाइड किया कि वो एक बार इसे चख कर देखेगी। जैसे ही उसने एक चम्मच से थोड़ा मशरूम निकाल अपने मुंह में डाला तभी किचन के दरवाजे पर खड़ी बुआ माँ एकदम गुस्से में बोली, रूहानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जैसे ही रूहानी बुआ माँ की आवाज़ सुनती है उसके दोनों आंखें एकदम घबराहट के मारे बड़े बड़े हो जाते हैं और चम्मच हाथ से छूट नीचे गिर जाता है। तब तक बाकी के सारे घर वाले भी तेजी में चलते हुए किचन आ पहुँचते हैं। क्या हुआ बुआ माँ? आप इतनी गुस्से में क्यों लग रही है? रुक्मणी जी आश्चर्य से पूछी, जिस पर वसुंधरा जी रूहानी के तरफ बढ़ते हुए उसके सामने जा खड़ी हो जाती है और गुस्से में कहती है, रूहानी क्या तुम्हारे माँ बाप ने ये बात तुम्हें नहीं सिखाई कि ससुराल में इस तरह से बड़ों के खाना खाने से पहले खुद खाना को नहीं चखना चाहिए? क्या इतनी भी तमीज उन्होंने तुम्हें नहीं सिखाई? पर जीजी हुआ क्या है? हमें भी तो कुछ बताइए। अब रुक्मणी हम तुम्हें क्या ही बताए। ये रूहानी, इसने मशरूम की सब्जी को पूरा जूठा कर दिया। जब हम किचन पहुंचे तो महारानी सब्जी का स्वाद लेने में बिजी थी। आज तक किसी ने भी मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं किया था जिस तरह से आज इस लड़की ने किया। हमारा पूरा मन ही खराब हो गया। हमें भूख नहीं है, हम जा रहे हैं अपने कमरे में। वंशुधरा जी गुस्से में ये बोल किचन से निकल जाती है और तब तक निहाल वहां पहुंचता है। जब वो पहुंचता है तो बुआ माँ को गुस्से में अपने कमरे की तरफ जाते देख और किचन के अंदर माहौल इतना ज्यादा गंभीर महसूस कर वो पूछा, माँ क्या हुआ? मैंने अभी अभी बुआ माँ को गुस्से में अपने कमरे की तरफ जाते हुए देखा और उनकी आवाज भी सुनी थी। बताइए ना माँ। अब मैं क्या बताऊं निहाल तुम्हें? पता नहीं तुम कहां से इस लड़की को उठा कर ले आए। आज इस लड़की की वजह से जीजी का इतना दिल दुखा है। अब आराम से बैठकर पूरा खाना खाओ, मुझे भी भूख नहीं है। रुक्मणी जी भी गुस्से में किचन से निकल गई। दोनों को इस तरह जाते देख रूहानी की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसने आज से पहले किसी से भी इस तरह डांट नहीं सुनी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी बात के लिए बुआ माँ ने उसके माँ बाबा को क्यों इतना कुछ सुना दिया। माँ कौन है वो तो बेचारी को आज तक पता ही नहीं था, और बाबा जो इस दुनिया में अब है भी नहीं, उसकी वजह से उन्हें ये सब बोला गया। इसीलिए उसके आंखों में भरे आंसू एकदम से झलक उठे और वो दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई। एक तो निहाल को किसी ने कुछ बताया नहीं, ऊपर से रूहानी को रोते देख वो थोड़ा घबरा गया। छुटकी तू बता मुझे अभी यहाँ पर क्या हुआ? मिस रूहानी इस तरह से रोते हुए कमरे की तरफ क्यों गई? निहाल भाई वो दरअसल जब माँ किचन में आई तो उन्होंने रूहानी भाभी को चम्मच से मशरूम की सब्जी को चखते हुए देख लिया। वोट हाँ भाई, और आप तो जानते ही हो कि माँ शुरू से ही इन सब बातों के कितना खिलाफ है। उनका मानना है कि घर की बहू को हमेशा बड़ों के खाने के बाद ही खाना चाहिए। पर निहाल भाई मुझे लगता है माँ की बातों की वजह से रूहानी भाभी को बहुत ज्यादा बुरा लगा है। अच्छा अनु, तुम उनके बारे में सोचकर इतना मत परेशान मत हो, मैं उनसे बात करता हूँ। तुम जाकर तब तक देखो कि बुआ माँ का मूड कैसा है। मैं मिस रूहानी से बात करके आता हूँ, उनके बाद बुआ माँ को भी मना लूंगा खाना खाने के लिए। ठीक है भाई। बेडरूम। निहाल जब अपने कमरे में पहुंचता है तो सामने बेड पर रूहानी एकदम से बैठे हुए फुट फुट कर रोए जा रही थी। ये देख वो निहाल तुरंत उसके सामने जा बैठते हुए बोला, मिस रूहानी आप इस तरह से क्यों रो रही है? बुआ माँ को तो आप जानती ही हैं कि उनका स्वभाव थोड़ा रुखा है, उनकी बातों को इतना दिल से लगाने की क्या जरूरत है? और फिर आप रोने कब से लगी, आप तो लड़ने वाली लड़की है। निहाल रूहानी को बस रोने से रोकना चाहता था, पर इस वक्त रूहानी एकदम बच्चों की तरह रोए चली जा रही थी, और जब निहाल को अपने सामने देखी तो वो झट से उसके सीने से लग रोते हुए बोली, मिस्टर निहाल क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? मुझ में कोई भी अच्छी बात नहीं है जो मुझे भी कोई प्यार कर सके। रूहानी शुरू से ही बस दूसरों की नफरत और गुस्सा ही अपने प्रति देखी आई थी, इसीलिए उसने खुद को ऐसा बना लिया था। बस कुछ दोस्त थे जिनसे वो सच्चा प्यार करती थी और वो भी उससे प्यार करते थे, बाकी तो कभी उससे प्यार किया ही नहीं था। मिस रूहानी आपके अंदर बहुत सी ऐसी क्वालिटी है जिससे ना चाहते हुए भी किसी को आपसे प्यार हो जाएगा, तो क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? रूहानी एक झटके में जो पूछ बैठी उससे निहाल एकदम से स्तब्ध रह गया, और रूहानी को भी जैसे ही समझ में आया कि उसने क्या सवाल पूछ लिए है तो उसके बाद वो खुद अनकंफर्टेबल फील कर रही थी।
अगले ही पल वो निहाल के बाहों से थोड़ा दूर हट बैठते हुए बात को समझाते हुए कहती है, प्लीज मिस्टर निहाल, आप मुझे गलत मत समझिएगा, मेरे कहने का मतलब वो बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस ये पूछ रही थी कि क्या आपको मेरे अंदर कोई चीज पसंद है। वो अभी अभी आपने ही बोला था ना कि मेरे अंदर जो खूबियां है लोग उनसे प्यार किए बगैर नहीं रह सकते हैं, बस इसीलिए। बाकी मेरे कहने का मतलब वैसा बिल्कुल भी नहीं था। रूहानी बार बार अपने बातों की सफाई दे जा रही थी, जिसे सुन निहाल एकदम से हंस पड़ा। उसे हंसते हुए देख रूहानी थोड़ा हैरानी भरे नजरों से उसे देख पूछी, मिस्टर निहाल, आप हंस क्यों रहे हैं? क्या मैंने आपको कोई जोक सुनाया है? सॉरी सॉरी मिस रूहानी, वो मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि आप मुझे अपने बातों की सफाई दे जा रही है तब से। अरे मुझे जब की ये बात अच्छी तरह से पता है कि आप इस शादी से कितनी बेसब्री से आज़ाद होने का इंतजार कर रही है। फिर मैं भला आपके बातों का वो सब मतलब क्यों समझूंगा? आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं। पर हाँ, एक बात सच कही आपने, मुझे आपके कुछ खूबियों से तो सच में प्यार हो गया है। वो क्या है मिस्टर निहाल? वैसे तो आप मुझसे हर वक्त लड़ते ही रहते हैं, फिर आपको मुझ में ऐसी कौन सी खूबी पसंद आ गई? रूहानी की बातों को सुन निहाल मुस्कुराते हुए बोला, बस यही खूबी जो अभी आपने बोला। आप मुझसे हर वक्त लड़ाई करने में लगी रहती है, और सच कहूँ तो आपका इस तरह से हर वक्त लड़ना अब मुझे इसकी आदत सी हो गई है, और अगर जब तक मैं आपसे किसी बात पर बहस ना कर लूँ मुझे भी मन ही नहीं लगता है। इतना सुनते ही रूहानी एकदम से खिलखिलाकर हंस पड़ी, और उसे इस तरह बेबाक अंदाज में हंसते हुए देख ना जाने निहाल के दिल को क्यों सुकून मिल रहा था। तो फाइनली मिस रूहानी का मूड अब शायद ठीक हो चुका है। एम आई राइट मिस रूहानी खुराना? निहाल थोड़ा मजाकिया अंदाज में पूछा, जिस पर रूहानी हंसते हुए ही जवाब दी, मैं ठीक हूँ अब मिस्टर खुराना। अच्छा बुआ माँ तो ज्यादा ही गुस्सा हो गई है ना मुझसे, तो क्या आप मुझे कुछ बता सकते हो कि मैं उन्हें कैसे खुश करूँ? क्योंकि अगर वो इसी तरह गुस्सा रहेंगी तो ना ही वो खाना खाएंगी और ना ही कोई, और फिर इतनी टेस्टी मशरूम की सब्जी वेस्ट चली जाएगी और आपकी मेहनत भी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए मशरूम की सब्जी पसंद आई? हाँ, भले ही आप में कोई और खास बात हो या ना, पर आप खाना अच्छा बना लेते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मिस रूहानी में थोड़ी सी तारीफ करने के लिए। अगर अब हमारी तारीफ किया हो गया हो तो फिर चलिए जाकर बुआ माँ को मानते हैं। निहाल के कहने पर रूहानी भी वसुंधरा जी को मनाने के लिए चली जाती है। वसुंधरा जी का कमरा। वो एक कुर्सी पर अकेली बैठी हुई थी और कमरे की लाइट को ऑफ करके रखी थी। अचानक ही कमरे की लाइट जल जाती है, और जैसे ही रोशनी उनके आंखों पर पड़ती है वो अपनी आंखें खोल सामने देखती है। तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे कुछ वक्त अकेला रहना है, जाओ यहाँ से। बुआ माँ की बातों को सुन रूहानी अपने हाथ में खाने की ट्रे लिए आगे बढ़ जाती है और उनके सामने जा अपने घुटनों पर बैठ ट्रे को जमीन पर रखते हुए कहती है, बुआ माँ, मैं बचपन से ही बिना माँ के पली बड़ी हूँ। जब से इस धरती पर आए बस अपने पापा को ही देखा, उनसे जितना हो सका वो मेरे लिए किए, मुझे सारी चीजें सिखाए। पर शायद माँ के ना होने की वजह से मुझ में ये सारी कमियां रह गई, क्योंकि मुझे ना तो कोई ये सिखाने वाला था और ना ही समझाने वाला कि ससुराल में किस तरह से रहा जाता है। शायद यही वजह थी जो आज मैंने सब्जी चख ली। पर क्या बुआ माँ, आप मेरी माँ बन मुझे ये सब सिखाना नहीं चाहेंगी? क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगी? ये सब बोलते वक्त रूहानी की आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। रूहानी की बातों को सुन निहाल को बहुत बुरा लग रहा था, मानो कहीं उसके अंदर कुछ टूट रहा हो, ऐसा फील हो रहा था उसे। पर वो अपने जज्बातों पर काबू करते हुए बोला, हाँ बुआ माँ, क्या आप जिस तरह से मुझे किसी गलती पर डांटने की बजाय समझाती है, उसे सुधारने के लिए प्रेरित करती है, उसी तरह मिस रूहानी को भी नहीं समझाएंगी प्लीज? दोनों बच्चों को इतना रिक्वेस्ट करते देख वसुंधरा जी भी भावुक हो गई, और वो रूहानी के सर पर अपना हाथ रखते हुए प्यार से बोली, हाँ क्यों नहीं रूहानी बहू, मैं जरूर तुम्हें सारी चीजें सिखाऊंगी। मैं भी ना बेकार में तुम पर गुस्सा हो बैठी। अच्छा, अब क्या तुम मुझे खाना नहीं खिलाओगी? मुझे सच में बहुत जोरों की भूख लगी है। वसुंधरा जी के खाना खाने के बाद सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। उन सभी के जाने के बाद रूहानी डाइनिंग टेबल पर से सारे जूठे प्लेट उठा किचन में रखने के लिए जाने लगती है। तभी निहाल, जो वही एक कुर्सी पर बैठा हुआ किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था, अचानक से उठते हुए बोला, मिस रूहानी, इन प्लेट को यहीं पर रहने दीजिए, ये सारा काम बाकी के नौकर कर लेंगे, आप मेरे साथ गार्डन में चलिए। ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं मिस्टर निहाल? इस वक्त गार्डन में कौन जाता है?
अभी रात के 10 बज चुके हैं और आप गार्डन में जाने के लिए बोल रहे हैं। सॉरी मिस्टर निहाल, मुझे कहीं भी नहीं जाना है, मुझे नींद आ रही है तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। रूहानी एकदम साफ साफ मना कर दिया गार्डन में जाने के लिए, इसीलिए इस बड़ा निहाल उससे बोलने की बजाय सीधे उसे अपने कंधे पर उठा लिया और उसे ले बाहर के तरफ जाने लगा। मिस्टर खुराना, ये क्या हरकत है? उतारिए मुझे नीचे प्लीज। मिस्टर खुराना देखिए, अगर आप मुझे नहीं नीचे उतारेंगे तो मैं बुआ माँ को आवाज देने लगूंगी। आपको जिसे आवाज देना है मिस रूहानी शौक से दे सकती है, पर अब हम सीधे गार्डन में जाकर रुकेंगे। बात तो आप मेरी मानने से रही, इसी वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। कहते सुनते निहाल गार्डन में जा पहुंचा और वहां पर पहुंचते ही रूहानी को नीचे उतारते हुए एक आह भरते हुए बोला, क्या मिस रूहानी, आप कितना ज्यादा भारी है, जरा जिम सब किया कीजिए। क्या कहा आपने? मेरा वजन ज्यादा है, आपकी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? रूहानी ये कहते हुए निहाल के तरफ बढ़ ही रही थी कि उसके पैरों के नीचे गलती से एक छोटा ईंट का टुकड़ा आ गया और उस वजह से वो पूरी तरीके से अपना बैलेंस खो सीधे निहाल को ले जमीन पर जा गिरी। रूहानी जिस तरीके से गिरी उसका चेहरे निहाल के चेहरे के बेहद करीब था और होंठ निहाल के होठों पर, और सांसें दोनों की मानो एक दूसरे से बातें कर रही हो, बस एक दूसरे की आंखों में दोनों देखे जा रहे थे और उनके बैकग्राउंड में एक रोमांटिक सा सॉन्ग बजने लगता है। दोनों एक दूसरे में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां पर राठी सर काफी वक्त से खड़े थे। जब उनसे और नहीं रहा गया तो वो थोड़ा अपने गले को खराशते हुए बोले, मिस्टर खुराना, रूहानी, अगर आप दोनों को अभी मुझसे बात नहीं करनी है तो मैं जाऊँ क्या? राठी सर की आवाज सुनते ही दोनों एकदम से होश में आ गए और एक अलग शर्म भरी नजरों से राठी सर को देख झट से एक दूसरे से अलग होते हुए खड़े हो जाते हैं। राठी सर, आप यहाँ पर? रूहानी थोड़ा आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछी, जिस पर निहाल बोल पड़ता है, हम राठी सर को मैंने ही यहाँ पर बुलाया था। पर आपने सर को यहाँ पर क्यों बुलाया, वो भी इतनी रात गए? रूहानी, दरअसल मैं शाम में ही आने वाला था, पर चूंकि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया था इसीलिए मैं पहले उसे खत्म करने चला गया। फिर निहाल को कॉल किया तो ये बोले कि ये अभी मिलने के लिए तैयार है तो मैं चला आया, पर अब लगता है मैं गलत समय पर आ गया था। राठी सर की बातों को सुन निहाल और रूहानी एक दूसरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल हो देखने लग जाते हैं। फिर निहाल कहता है, नहीं नहीं सर, ऐसी कोई भी बात नहीं थी, वो गलती से मिस रूहानी मेरे ऊपर गिर गई और कोई बात नहीं है। आप आइए, आकर बैठिए, हम बात करते हैं। रूहानी समझ नहीं पा रही थी कि इतनी रात में निहाल ने राठी सर को किस काम के लिए बुलाया है। बात तो कल सुबह भी हो सकती थी, तो फिर अभी ही क्यों? ये सब सोचते हुए रूहानी भी उन दोनों के बीच जाकर चुपचाप बैठ गई। तभी निहाल रूहानी से बोला, तो मिस रूहानी, कल सुबह 5 बजे हर रोज राठी सर आपको यहाँ पर आकर पढ़ाएंगे ताकि आपकी पढ़ाई बीच में ही ना रुके। जैसे ही निहाल ये बोलता है उसकी बातों को सुन रूहानी अपनी दोनों आंखें फाड़ उसके तरफ देखने लगती है। जैसे ही रूहानी निहाल के मुंह से सुनी कि उसने उसकी पढ़ाई बीच में ना रुक जाए और वो एग्जाम में फेल ना हो जाए, ये सब सोच राठी सर को घर पर ही उसे पढ़ाने के लिए बुला लिया। वो कुछ वक्त के लिए बस तब चेहरे के साथ एकटक निहाल को ही देखे जा रही थी, जिससे निहाल थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा था क्योंकि सामने बैठे राठी सर भी उसे ही देख देख मुस्कुराए जा रहे थे। मिस रूहानी, आर यू ओके? निहाल उसे थोड़ा घूरते हुए पूछा, जिस पर रूहानी अपने शौक वाले सिचुएशन से अचानक बाहर आ जाती है और हड़बड़ा कर बोलती है, हम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मिस्टर खुराना, इन सब की क्या जरूरत थी? अरे रूहानी, जरूरत कैसे नहीं थी? क्या तुम भूल गई हो कि अगले महीने में तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं और इस एग्जाम में तुम्हें अच्छे नंबर लाने होंगे, तभी जाकर तुम अगले क्लास की पढ़ाई शुरू कर पाओगी। राठी सर एक गंभीर शुभ चिंतक बन रूहानी को समझाने लगे, जिसे सुन निहाल भी उनके बातों में सहमति जताई। तो मिस रूहानी, ये फाइनल रहा कि कल सुबह 5 बजे से आप हर रोज उठ जाया करेंगी और हमारे फार्म हाउस में जाकर पढ़ाई करेंगी। राठी सर सीधे वही आ जाया करेंगे। निहाल के कहने पर राठी सर बोलते हैं, अच्छा तो ठीक है मिस्टर निहाल, अब मैं घर के लिए निकलता हूँ, काफी लेट हो गई है, कल सुबह मिलते हैं। और हाँ रूहानी, तुम समय पर उठ जाना। इतना कह राठी सर वहां से जाने की इजाजत ले निकल जाते हैं। उनके जाते ही रूहानी, जो इतने देर से अपने अंदर सवालों का गुब्बारा लिए चुप बैठी हुई थी, एकदम से निहाल के सामने आ खड़ा होते हुए अपने दोनों कमर पर हाथ रख लेती है। पर अभी वो कुछ भी पूछती उससे पहले ही निहाल घर के तरफ जाते हुए बोला, आपको सारे सवालों का जवाब कमरे में दे दूंगा, यहाँ पर नहीं दे सकता, तो आप कमरे में चलिए। इतना कह निहाल चला जाता है और रूहानी बस देखती ही रह जाती है।
निहाल का बेडरूम। रूहानी एकदम तेजी से कमरे के अंदर आते हुए निहाल को आवाज देने लगती है, पर जैसे ही वो मिस्टर खुराना बोलती उससे पहले ही उसकी नजरें पूरे कमरे में दौड़ गई, जहां पर उसे कहीं भी निहाल दिखाई नहीं दिया। अरे बड़ी अजीब बात है, अभी तो बाहर बोले कि वो मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब कमरे में देंगे, तो अब वो तुरंत इस तरह से गायब कहाँ हो गए। एक तो मेरे जान निकले जा रहे हैं इतने सारे सवाल को सोच सोच कर, और ये मिस्टर खुराना का कुछ अता पता ही नहीं है। रूहानी ये बोलते हुए निराश मन से बेड पर बैठ जाती है, तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और निहाल एक टॉवल पहने अपने बालों को हाथ से झाड़ते हुए निकल बेड के तरफ ही आ रहा था। निहाल की आहट महसूस करते ही रूहानी एकदम से पीछे के तरफ पलट देखने लगती है, और जैसे ही उसकी नजरों के सामने निहाल का बिना कपड़े में छिपे बॉडी दिखाई देती है, वो एकदम से अपने दोनों हाथों से आंखों को झांपते हुए जोर से चिल्लाई। रूहानी को इतने जोर से चिल्लाते देख निहाल घबरा गया कि कहीं उसकी आवाज सुन सारे घर वाले यहाँ पर ना पहुंच जाए, इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे तेजी में रूहानी के तरफ बढ़ा और उसके कमर में अपना एक हाथ डाल दूसरे हाथों से उसके मुंह को दबा धीरे से बोला, चुप हो जाइए मिस रूहानी, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? ऐसा क्या देख लिया आपने? निहाल के स्पर्श को महसूस करते ही रूहानी की आंखें खुली की खुली रह गई और वो वापस से अपनी आंखों को बंद कर गुस्से में बोली, मिस्टर खुराना, आपको कपड़े नहीं है जो इस तरह से बिना कपड़ों के घूमे जा रहे हैं। एक तो बिना कपड़ों के घूम रहे हैं और उल्टा मुझे ही पूछते हैं कि मैं चिल्लाई क्यों। प्लीज आप मुझसे पहले दूर हटिए और शर्ट पहनिए। रूहानी का ये रिएक्शन देख निहाल पूरी तरह हैरान था और वो रूहानी को बिना छोड़े ही बोला, व्हाट मतलब आप कह रही है कि मैं बिना कपड़ों के हूँ इसीलिए आप चिल्लाई? अरे मेरी बॉडी ही तो देखी आपने, कोई शेर थोड़ी ना था, और फिर आपको तो खुद को खुदनशीब मानना चाहिए कि आपको मिस्टर निहाल खुराना का बॉडी देखने को मिला। अरे सभी लड़कियां तरसती हैं मेरी एक झलक पाने को, और आप मेरे बॉडी को देख चिल्ला रही है। निहाल थोड़ा मस्ती करते हुए बोला, जिसे सुन रूहानी गुस्से में आ जाती है और अपने दोनों हाथों से निहाल के सीने को धक्के देते हुए खुद से थोड़ा दूर कर कहती है, ओ हेलो मिस्टर निहाल खुराना, होंगी वो लड़कियां जो मरती होंगी आपके ये बिना कपड़ों वाले बॉडी को देखने के लिए, पर मैं रूहानी हूँ और रूहानी को ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो आगे से आप इस तरह से हमारे कमरे में बिना कपड़ों के नहीं घूमेंगे, समझे? क्या कहा आपने मिस रूहानी? हमारा कमरा, मतलब क्या है इसका? निहाल हमारा कमरा पर थोड़ा ज्यादा जोर देते हुए रूहानी की टांग खींचने लगा, जिस पर रूहानी अब खुद ही सोचने लगी कि उसने ऐसा कैसे बोल दिया। अरे मिस रूहानी, आज आपने मेरे कमरे को हमारा कमरा बोला, ये जरा मुझे समझाएंगी कि हमारा कमरा का मतलब क्या है? अब निहाल के सवालों का जवाब रूहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या दे, उसे खुद को मालूम नहीं था कि आज उसने ऐसा क्यों बोला। तभी वो बिना कुछ बोले वापस से कमरे से बाहर के तरफ जाने के लिए मुड़ गई, पर जैसे ही वो बाहर के तरफ अपने कदम बढ़ाती, निहाल एकदम से उसकी कलाई को पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो बस उससे जानना चाहता था कि आखिर में उसने हमारा कमरा क्यों बोला, पर उसके इस तरह खींचने की वजह से रूहानी का बैलेंस बिगड़ गया और वो ले देकर सीधे निहाल के साथ जमीन पर गिर जाती है। गिरने के साथ ही निहाल के कमर में चोट आ जाती है, जिस वजह से वो दर्द से कराह उठता है। आह! निहाल की आवाज सुन रूहानी एकदम हड़बड़ाते हुए बोली, क्या हुआ मिस्टर खुराना? आप ठीक तो है ना? नहीं मिस रूहानी, लगता है मेरे कमर में मोच आ गई है, बहुत पेन हो रही है। आह! निहाल को दर्द में देखकर रूहानी को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। वो इधर उधर देखी और झट से निहाल के हाथों को अपने कंधे पर रखते हुए उठाने की कोशिश कर बोली, प्लीज मिस्टर खुराना, बस आप थोड़ी कोशिश कीजिए, आप बेड तक चलिए, फिर मैं आपके पीठ पर मूव का मसाज कर दूंगी, पर थोड़ा उठने की कोशिश कीजिए। हम करता हूँ। निहाल इतना कहे जितना हो सके उठने की हिम्मत कर रहा था, और जैसे तैसे वो अपने दर्द को बर्दाश्त कर बेड तक पहुंचा। रूहानी बहुत ही आराम से निहाल को बेड पर लिटा देती है। निहाल भी पीठ के बल लेट अपनी आंखों को बंद कर लेता है। मिस्टर निहाल, कमरे में मूव कहाँ पर होता है? वो बेड के साइड में जो टेबल है ना, उसी के निचले वाले ड्रॉ में रखा है। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। रूहानी झट से मूव का ट्यूब निकालती है और उसमें से कुछ पेस्ट अपने उंगलियों पर लगा निहाल के कमर पर लगाने लगती है। पर जैसे ही वो कमर के तरफ देखती है, निहाल को टॉवल लपेटे देख उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगता है और वो अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा पा रही होती है। लेकिन फिर जैसे ही उसे निहाल की कराहने की आवाज सुनाई देती है, वो झट से अपनी आंखें बंद कर अपना हाथ निहाल के कमर पर रख मसाज करने लगती है।
कुछ देर के मसाज के बाद निहाल को कुछ आराम महसूस होता है और वो रिलैक्स फील करते करते ही कब सो जाता है पता ही नहीं चलता। इधर रूहानी आंख बंद किए कब से निहाल के कमर को हल्के हल्के मसाज दे रही होती है। जब लगभग आधा घंटा बीत जाता है तो रूहानी आंखें बंद किए ही पूछती है, मिस्टर निहाल अब आपके दर्द में कुछ आराम लग रहा है? अगर आप बोले तो मैं बुआ माँ को बुला लाऊं क्या? वो क्या है ना कि मुझे बहुत awkward लग रहा है ये सब करने में। रूहानी पूछकर अपने जवाब मिलने का वेट करने लगी पर जब निहाल की आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंची तो थोड़ा चिढ़ते हुए धीरे से खुद में बोली, हम ये क्यों चाहेंगे कि मैं बुआ माँ को बुला लाऊं? इन्हें तो मुझे परेशान करने में ही मजा आता है ना। वो तो मेरी वजह से इन्हें चोट लग गई है इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ वरना मैं बताती इन मिस्टर खुरूस को, जरा देखूं तो ये बोल क्यों नहीं रहे हैं। इतना कह जैसे ही रूहानी अपनी आंख खोल निहाल के चेहरे की तरफ झांकती है, उसके हैंडसम चेहरे को देख बस एक नजर उसे निहारने लग जाती है। कितना हैंडसम लग रहे हैं मिस्टर निहाल, सच में हैंडसमनेस के मामले में तो बड़े बड़े स्टार्स को भी टक्कर दे सकते हैं ये। पर ये सो गए, लगता है इन्हें दर्द में आराम मिली है इस मसाज की वजह से। इन्हें सोने देती हूँ, मैं भी जाकर सो जाती हूँ, सुबह फिर 5 बजे राठी सर भी आ जाएंगे, उससे पहले ही जगना पड़ेगा मुझे। रूहानी ये बोल निहाल के बगल से उठ जाने लगती है। जैसे ही वो कुछ कदम चलती है पीछे से उसके साड़ी का पल्लू एकदम से खींच जाता है। जैसे ही रूहानी को अपना पल्लू खींचता हुआ महसूस होता है वो बर्फ के तरह एकदम से अपनी जगह पर जम सी जाती है और खुद में बड़बड़ाते हुए कहती है, ये मिस्टर निहाल सोए नहीं थे, ये मेरा पल्लू क्यों खींच रहे हैं? प्लीज मिस्टर निहाल मेरा पल्लू छोड़िए। रूहानी के दिमाग में अचानक से कुछ और ही चलने लगा जिस वजह से वो बहुत ज्यादा नर्वस होने लगी पर जैसे ही वो पीछे पलट जोर से निहाल को पल्लू छोड़ने के लिए बोलने वाली थी कि तभी उसके होंठ खुद खामोश हो गए। ओह, तो मेरा पल्लू इस टेबल के ड्रॉ में अटक गया था और मैं भी मिस्टर निहाल के बारे में छी, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? पर मुझे आजकल ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे मिस्टर निहाल को मैं अपने करीब आने देना चाहती हूँ। मैं ये सब क्यों सोचने लग जाती हूँ? ये क्या हो रहा है गॉड, मेरे साथ कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ मैं। मुझे बस कुछ महीनों के बाद इस बेवजह वाली शादी से छुटकारा मिल जाएगा तो मुझे खुश होना चाहिए न, पर फिर मैं अंदर से खुशी महसूस क्यों नहीं कर रही हूँ ये सोचकर। नहीं नहीं रूहानी, तू अपना दिमाग बेकार की जगहों में मत लगा, तू अभी जवान है, खूबसूरत है। ये बिना प्यार वाली शादी में तुम्हें जिंदगी भर के लिए नहीं फंसना है। और कौन सा मिस्टर निहाल तुमसे प्यार करते हैं जो वो तुम्हारे साथ जीवन भर बिताना चाहेंगे? बेकार में ये सब सोचना बंद कर और चलकर सो जा, लगता है नींद नहीं पूरा हुआ है तेरा, इसीलिए तो ये अजीब अजीब सी बातें सोच रही है तू। रूहानी काफी उलझन में फंस गई थी। एक तरफ उसका इरादा साफ था कि बस 6 महीने पूरा होते ही वो आजाद हो जाएगी इस रिश्ते से और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर पाएगी, पर दूसरी तरफ उसका दिल जो ये सब जानकर खुश होने की बजाय एक अजीब ही तकलीफ महसूस करवा रहा था, जिससे वो अनजान थी। इन सब उलझनों के बीच वो जाकर बेड के दूसरी तरफ सो गई। अगली सुबह सुबह के 5 बज चुके थे। चूंकि निहाल ने कल रात को ही अपने मोबाइल में 5 बजे का अलार्म सेट कर लिया था, क्योंकि वो जानता था कि रूहानी खुद से तो उठने नहीं वाली है, इसीलिए जैसे ही अलार्म की आवाज निहाल के कानों में गई वो एकदम से हड़बड़ा कर बेड पर उठ बैठा और साइड में सो रहे रूहानी को देख धीरे से बोला, मिस रूहानी भी ना, कल मैंने साफ साफ कहा था कि उन्हें 5 बजे उठना है लेकिन फिर भी ये अभी तक घोड़े बेचकर ही सो रही है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। निहाल इतना बोल तेजी में बेड पर से उतर नीचे आता है और रूहानी की तरफ जा थोड़ा झुककर धीरे आवाज में कहता है, मिस रूहानी सुबह के 5 बज चुके हैं। राठी सर आते ही होंगे, उठिए आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए। निहाल के बार बार बोलने पर भी रूहानी उठ नहीं रही थी बल्कि और ज्यादा सुकून से सो रही थी। लगता है मिस रूहानी ऐसे नहीं जगने वाली है, अब मुझे ही इन्हें उठाना पड़ेगा। निहाल इतना बोल टेबल पर रखे पानी से भरे जग को अपने हाथ में लेता है और उसमें से थोड़ा पानी अपने हथेली पर ले रूहानी के चेहरे पर हल्के से दे मारता है। जैसे ही रूहानी के चेहरे पर पानी गिरता है वो एकदम से छटपटाकर अपनी आंखें खोल जोर से चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोलती ही है कि तभी निहाल एकदम से उसके चेहरे के करीब जाते हुए अपने हाथों से उसका मुंह दबा देता है। मिस रूहानी, मैं हूँ निहाल, आप चिल्लाइए मत वरना सभी घर वाले जग जाएंगे। रूहानी की आंखें बस निहाल को ही घूरने लग जाती है और उसके बिना शर्ट के बॉडी को अपने ऊपर देख उसका दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है। वो बोलना चाह रही होती है कुछ पर निहाल की हाथों की वजह से बोल नहीं पाती है। क्या हुआ मिस रूहानी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है?
अच्छा अब जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक आपके लिए चाय बना कर ले आता हूँ, आप भी जल्दी से मेरे स्टडी रूम में पहुँच जाइए, वहीं पर राठी सर पीछे वाले रास्ते से आ जाएंगे। निहाल बोले जा रहा था और रूहानी बस सुने जा रही थी। जब रूहानी ने देखा कि निहाल तो उसके ऊपर से ना ही अपना हाथ और ना ही अपना पूरा बॉडी हटा रहा है, तो वो अपनी आंखों को बड़े करते हुए इशारा से बोली, जिससे निहाल तुरंत समझ गया और एक झटके में रूहानी से कुछ दूर हट खड़ा होते हुए बोला, मिस रूहानी मैं चाय बनाने जाता हूँ और आप भी बिना शोर मचाए जल्दी से पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। निहाल टॉवल में ही कमरे से बाहर जाने लगा चाय बनाने, जिसे देख रूहानी से अपनी हंसी रोके नहीं रुकी और वी खिलखिलाकर हंसने लगी। मिस रूहानी आप इस तरह से क्यों हंसने लगी? प्लीज चुप हो जाइए, अगर कोई उठ गया ना तो हम दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका एग्जाम खराब जाए, इसीलिए कुछ दिनों तक आपको इसी तरह पढ़ाई करनी होगी। सॉरी मिस्टर निहाल, वो बस मुझे ऐसे ही हंसी आ गई। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं? रूहानी कुछ जानना चाह रही थी निहाल से, इसीलिए वो ऐसा बोली, अगर बात ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है तो पूछिए, क्योंकि इस वक्त ना तो मेरे पास और ना ही आपके पास ज्यादा टाइम है। हम अच्छा रहने देते हैं, अभी के लिए मैं आपसे फ्री होकर ये बात पूछूंगी, पर आप मुझसे प्रॉमिस कीजिएगा कि आप मुझे मेरे सवालों का सही सही जवाब देंगे। हल्की मुस्कान के साथ रूहानी कहती है, जिस पर निहाल भी अपने चेहरे पर हल्के स्माइल लाते हुए बोलता है, बिल्कुल, निहाल खुराना कभी कोई झूठ नहीं बोलता है और ना ही किसी को झूठ बोलने की एडवाइस देता है। अब अगर आपकी बात यहीं पर खत्म होती है तो मैं जाओ, मुझे चाय भी बनानी है। हम जाइए, मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ तब तक। निहाल के कमरे से जाने के बाद रूहानी भी बेड पर से उठ के बाथरूम के तरफ बढ़ने लगती है, पर जैसे ही वो सामने लगे शीशे में खुद का चेहरा देखती है तो एक मिनट के लिए रुककर खुद को गौर से देखते हुए पूछती है, रूहानी तुझे क्या हो गया है? तू क्यों वो सपना देखने लग गई भी जो कभी सच नहीं हो सकते हैं? कभी तुझे लगता है कि मिस्टर खुराना तुम्हारे साड़ी का पल्लू पकड़ते हैं, तो कभी तुम्हें लगता है कि वो तुझे पसंद करते हैं। आखिर में ये सब क्यों सोच रही है तू? बेकार में तू अपने दिल को खुद के हाथों से बाहर मत जाने दे, फिर तुझे ही ज्यादा तकलीफ होगी। स्टडी रूम। रूहानी 5 बजने से पहले ही फ्रेश होकर कमरे में आ चुकी थी और एक टेबल के सामने कुर्सी लगा एक किताब ले गंभीर हो पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी निहाल आहिस्ते से कमरे का दरवाजा खोलते हुए अंदर आता है और दरवाजा का पल्ला सटा रूहानी के सामने ट्रे बढ़ाते हुए बोलता है, मिस रूहानी आपके लिए गरम गरम चाय, अब जल्दी से इसे पी लीजिए क्योंकि राठी सर आते ही होंगे। रूहानी को शुरू से ही किसी का इतना प्यार नहीं मिला था, ना कोई उसकी इतना परवाह करता था, बस एक पापा थे जो उससे प्यार करते थे, वो भी पहले ही दुनिया छोड़ चले गए थे। अब फिर अचानक से निहाल का इतना अटेंशन पा वो खुद को भुलाने लगी थी, लेकिन उसे लगता था कि निहाल उससे प्यार नहीं करता है, सिर्फ उसे एक जिम्मेदारी समझ ये सब कर रहा है। यही वजह थी कि बार बार रूहानी खुद को समझाती रहती कि वो इस सब को कुछ गलत ना समझ बैठे। मिस रूहानी आप क्या बैठी बैठी ही सोने लग गई? मैंने बोला चाय है आपके लिए, अब जल्दी से इसे पी लीजिए इससे पहले कि ये ठंडी हो जाए। प्लीज मिस्टर निहाल मुझे इस वक्त पढ़ाई करनी है, आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे मन नहीं है चाय पीने का। अचानक से रूहानी का बदला रूप देख निहाल थोड़ा हैरान हो गया और ट्रे को टेबल पर रख बोला, मिस रूहानी क्या प्रॉब्लम है आपकी? आपके लिए मैंने इतनी मेहनत करके चाय बनाई है और आप बोल रही है कि आपको पीने का मन नहीं है। हाँ तो नहीं है मन, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं मिस्टर निहाल? और हाँ मैंने आपको नहीं बोला था कि आप मेरे लिए चाय बनाइए, अब सर आ रहे होंगे मिस्टर निहाल आप जाइए यहाँ से। एक पल में ही निहाल के चेहरे की सारी स्माइल गायब हो गई और चेहरे पर एकदम से गुस्सा दिखाई देने लगा, उससे रहा नहीं गया और वो रूहानी के बाह को पकड़ते हुए तेजी में अपने तरफ खींच अपने करीब ला बोलता है, मिस रूहानी आपको अब मुझे बताना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अभी कुछ देर पहले तक तो आप एकदम नॉर्मल थी, आपको मुझ पर हंसी भी आ रही थी, तो अब यूं अचानक ऐसा क्या हो गया जो इस तरह से आप मुझसे बात कर रही है? आह मिस्टर खुराना छोड़िए मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज। अब मैं आपका हाथ तभी छोड़ूंगा जब आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएंगी। निहाल अभी बोल ही रहा था कि तभी दरवाजे पर हल्के हाथों राठी सर दस्तक दे पूछते हैं, क्या मैं अंदर आ जाऊं? उनकी आवाज सुनते ही निहाल अपने गुस्से को शांत करते हुए धीरे से रूहानी से बोलता है, मिस रूहानी इस वक्त राठी सर आ गए हैं, इसी वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं जानकर ही रहूंगा कि आप अचानक इस तरह से क्यों बात करने लग गई मुझसे। और जब तक मैं इसके पीछे का कारण जान नहीं लेता मैं ऑफिस भी नहीं जाने वाला हूँ, समझिए आप।
गुस्से में हाथ को थोड़ा झटकते हुए निहाल स्टडी रूम से बाहर के तरफ निकलते हुए राठी सर को गुड मॉर्निंग बोल आगे बढ़ जाता है। राठी सर भी निहाल को मॉर्निंग विश तो कर देते हैं, पर उनके दिमाग में शक हो जाता है, पर वो अपनी आंखों पर लगे चश्मे को थोड़ा अच्छे से पहनते हुए कमरे के अंदर आ गए। वेल तो रूहानी, तुम तैयार हो आज से अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए? सर। रूहानी की आवाज में जो एक निराश भाव था वो राठी सर भाप गए और वो टेबल के सामने वाले कुर्सी पर आ बैठते हुए बोले, रूहानी तुम खड़ी क्यों हो, बैठो। अच्छा रूहानी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं तुमसे? प्लीज सर, आप ये सब बोलकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आपको उसके लिए मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है, आप पूछ सकते हैं। तो रूहानी, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और मिस्टर निहाल के बीच में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं इतना तो समझ गया हूँ कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो गड़बड़ है और अगर तुम अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं करोगी तो तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई में लगने वाला नहीं है। फिर क्या ही फायदा होगा मेरे तुम्हें पढ़ाने का, बोलो। राठी सर की बात सुनते ही रूहानी थोड़ा आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि वो अपने और मिस्टर निहाल के बीच वाली बात किसी को नहीं बताना चाहती थी। इसीलिए वो बात को संभालते हुए बोली, सर आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो दरअसल ऑफिस के किसी काम के वजह से वो परेशान होंगे। मैं उनके साथ भला क्यों ही लड़ाई या फिर कोई टेंशन करूंगी। अच्छा आप अब मुझे पढ़ाइए, वरना समय निकल जाएगा। रूहानी, मुझे ये तो नहीं पता कि सच क्या है और तुम जो बोल रही हो उसमें कितनी सच्चाई है, पर आज जिस रूहानी को मैं सामने देख रहा हूँ उसमें चीजों को संभलाने और अपने रिश्तों को जोड़े रखने की कोशिश देख मुझ खुशी हुई। तुम मिस्टर निहाल के साथ रहकर कुछ ही दिनों में काफी मैच्योर हो गई हो। पहले तुम में काफी बचपना भरा हुआ था, पर अब ऐसा नहीं है। मुझे विश्वास है तुम पर कि जो भी प्रॉब्लम होगी तुम उसे खुद हैंडल कर सकती हो। अच्छा अब बैठ जाओ, हम पढ़ाई शुरू करते हैं। एल राठी सर के कहने पर रूहानी बैठ तो गई, पर उसके दिमाग में सर के कहे बात एकदम से घूमने लगे। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो पहले मैच्योर नहीं थी, उसमें पहले चीजों को समझने की क्षमता नहीं थी। आखिर में वो पहले जैसे रहती थी अभी भी तो वैसी ही है, तो फिर उसमें क्या बदल गया है। लगभग 10 बजे। अब रूहानी घर को और घर के लोगों को काफी अच्छी तरह से समझने लग गई थी, इसीलिए 10 बजते ही वो एक ट्रे में 2 कप चाय लेकर हॉल के तरफ चल पड़ी। हॉल में वसुंधरा जी और रुक्मणी जी बैठी हुई आपस में बातें कर रही थी, तभी रूहानी उनके सामने जा चाय वाली ट्रे बढ़ाते हुए बोली, बुआ माँ और माँ आप दोनों के लिए इलायची वाली चाय। अरे वाह रूहानी बहू, तुम तो बहुत जल्दी हमारी रूटीन को समझ गई। तुम्हें पता था कि हमें 10 बजे दोबारा चाय पीने का मन होता है तो तुमने बना लिया। हाँ जीजी, हमारा निहाल लड़की तो बहुत अच्छा पसंद करके लाया है। मतलब देखिए ना, देखने में ही हमारी रूहानी किसी हीरोइन से कम नहीं है और काम भी सारा जानती है। सच में बहू तुम बहुत गुनी हो। आज पहली बार था जब रूहानी के मुंह पर कोई उसकी तारीफ कर रहा था, वरना तो वो हर वक्त अपनी झगड़े की वजह से दूसरों के मुंह से खुद के लिए बुरा भला ही सुनती थी, पर आज अपनी तारीफ सुन उसके आंख भर आए। अच्छा बुआ माँ और माँ आप दोनों चाय पीजिए, मुझे थोड़ा काम है किचन में तो मैं जाती हूँ। रूहानी अपनी इमोशंस पर कंट्रोल कर जल्दी से वहां से किचन के तरफ बढ़ जाती है और किचन में आकर एक प्यारी सी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए खुद से कहती है, आज फाइनली रूह किसी ने तेरी तारीफ की है। आज तक जिसके लिए तू तरसती रही आज वो सपना तेरा पूरा हो गया। बचपन से ही पापा ने सिर्फ मुझे अपनी जिम्मेदारी मान मुझे संभाला और जिस इंसान से शादी हुई उसने तो मुझे जिम्मेदारी भी समझने की जरूरत नहीं समझी, तो भला कोई मेरी तारीफ कैसे कर सकता था। पर आज तूने बुआ माँ और माँ का दिल अपने ईमानदारी और कोशिश से जीत लिया है। रूहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी खुशी आज किसके साथ बांटे। वो एकदम से पूरे किचन में ही गोल गोल घूमने लगी, अपनी आंखें बंद कर दोनों हाथों को फैलाए खुद की खुशी महसूस करने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसका पैर साइड में रखे स्टूल से जा टकराता है, जिस वजह से वो एकदम से लड़खड़ा जाती है। पर इससे पहले कि वो गिरती, अचानक निहाल उसके कमर को अपने हाथों से थाम लेता है। दोस्तों इस एपिसोड में हम अपनी कहानी को यहीं तक रहने देते हैं। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। तब तक आप सभी इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी अरेंज मैरिज।